Hello everyone. My name is Krishna Chelia. I am currently pursuing computer science engineering in National Institute of Technology itself. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के डिस्कशन में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर और बहुत ही टफ चैप्टर है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये बहुत टफ चैप्टर है, इसको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ जैसे हम लोग पहले वाले चैप्टर देखे थे कि फॉर्मूला लगाने से आंसर आ गया, इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें फॉर्मूला प्लस दिमाग दोनों लगाने वाले, और जेड से बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जेई में थोड़े फॉर्मूला बेस्ड टाइप्स आ जाते हैं, कि जेई में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है अपने को। इसमें कहानी चालू होगी फेराडे से। इससे सारी जो भी कहानी है इसमें फेराडे की चलती है, तो फेराडे लॉस में चलने वाला है। वो सबसे पहले वो फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट बिना किसी देरी के एमसीक्यू वन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स ट्रेवल आइडेंटिकल इन हेलिकल पाथ इन कंप्लीटली ऑपोजिट सेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी इक्वल टू बी नॉट के। सबसे पहले पढ़ते हैं, हमको दिमाग में आना चाहिए हेलिकल पाथ क्या होता है। हेलिकल पाथ आप ऐसे मान लो कि सुनोसाइडल वेव इन 3D वेव्स। क्या बोला मैंने? ठीक है, मैं और थोड़ा सा समझाता हूँ। सुनोसाइडल वेव्स क्या होता है? ऐसे ऐसे वाले को, सॉरी, तो ज्यादा ही गंदा हो गया। जो साइन वेव्स होते हैं उसको सुनोसाइडल बोलते हैं। इस जो साइन वेव्स हैं, ठीक है। अब इसको हमको 3D में ले जाना है। तो 3D में, अब 3D तो हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। 3D में हम लोग देखते कैसे होता है, ऐसे वाला पाथ, समझ रहे? ऐसे वाला पाथ जो हम लोग को ऐसे आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। ठीक है, इस तरह का आगे पीछे भी जा रहा है, लेफ्ट राइट भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे तो हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ समझाइए। प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। लाइट जो होती है, लाइट जैसे सीधे चलती है, लाइट हमको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेव्स होती है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेव्स होती है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट चलती है। तीनों ही हेलिकल पाथ में घूम रहे हैं। मतलब लाइट सीधी सीधी जा रही है, मैग्नेटिक वेव्स हेलिकल में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी हेलिकल में कह सकते हैं उसको। वो वन ऑफ द एग्जांपल्स है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे क्या है। अब दो चार्जेस हैं, ठीक है। वो क्या चल रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अपने पास, बाहर के डायरेक्शन में, बाहर आती हुई डायरेक्शन में है वो। ठीक है, और बाहर आती हुई डायरेक्शन में उसको है। और बी नॉट इक्वल टू के, और इक्वल जेड कंपोनेंट पूछ रहे हैं, और इनका मतलब पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेजेक्ट्री होने वाली है उनके पास। पर पाथ कंपोजिट ऑपोजिट चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है बी इक्वल टू बी नॉट के। ओके, अब मोमेंटम पूछते हैं। देखो, ऑपोजिट चार्ज मोमेंटम खाली मैग्नीट्यूड के टाइम में सब सेम हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट सेंस में चल रहे। पाथ खाली ऑपोजिट सेंस में, यानी जो प्लस एक्स है वो माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई है वो माइनस वाई हो गया। मान लो कि दो ऑपोजिट चार्ज है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्या भाई सेम बात हो जाएगी, मोमेंटम सेम रहेगा बस। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी बात, पाथ अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मोमेंटम जो वेक्टर रिलेटेड है वो सेम नहीं हो सकते इसमें। ये बात सही है। मोमेंटम जो वेक्टर रिलेटेड है, जो वेक्टर रिलेटेड चीज है, वो सेम नहीं हो सकती इसमें। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। द नेसेसरी रिप्रेजेंट है पार्ट एंटी पार्टिकल पेयर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। ओके, यहाँ पे एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट भी है। एक्चुअल में पार्टिकल एंटी पार्टिकल जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला जैसे बात मान लो, किंतु वो एक अलग चीज होती है। ओके, चार्ज टू मास रेशियो मस्ट सेटिस्फाई, या नेट नेट सिस्टम जीरो होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, कि ऑपोजिट जा रहे हैं और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो, तो आई विल गो विद डी। और ऐसे जब भी अपने को लगे थियोरेटिकल ज्यादा हो रहा है क्वेश्चन, और उसमें एक न्यूमेरिकल वाला दे दे और थोड़ा लग रहा है, तो अपने को न्यूमेरिकल लेना है। ये भी एक ट्रिक है, रिक्सी ट्रिक है, किंतु हम लोग उसके साथ जा सकते हैं, कि मैंने ऑब्जर्व किया। और यहाँ पे देखो, क्योंकि हर एक मीन पॉइंट बोला हुआ है, दे नेसेसरी रिप्रेजेंट पार्टिकल। नेसेसरी सुनते ही, मस्ट सुनते ही, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, थोड़े से नॉट की तरफ हो जाते हैं, कि होना ही चाहिए, हो सकता है, और होना ही चाहिए में फर्क होता है। तो वो ही यहाँ पे है। तो जब अपने को कुछ भी कंफ्यूजन लगे, तो अपन इस सब के थोड़ा परहेज करें। और ये आप लोग को दिख रहा है सीधा सीधा कि दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मोमेंटम, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा जीरो होना चाहिए। तो वो सेम जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग आगे आगे चलते हैं। बायोट सावर्ट लो, मूवी इलेक्ट्रॉन्स बी परपेंडिकुलर टू दिस वन होना चाहिए, यही होता है बायोट सावर्ट लो। इट obeys inverse cube law नहीं, it's along the line joining the electron and point of observation, no. Yes, this is the correct option. ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर लूप ऑफ रेडियस r इज इन द xy डायरेक्शन। ठीक है, करंट है, सर्कुलर लूप है एक ये, इसका रेडियस है r, प्लेस इन द xy प्लेन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, हाफ ऑफ द लूप विद xy प्लेन में आपने पहले इसको रख दिया। ठीक है, हाफ ऑफ द लूप विथ एस ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे आधा लूप आधा आगे, सो दैट is now bent so that now lies in the, ओके भाई साहब, गजब का दिमाग लगा है इसमें, समझते क्या हो रहा है। एक तो प्लेन है यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ से एक निकल रहा है जेड। आधा जो लूप था जो एक्स के आगे था वो बैंड करके आपने वाई जेड में घुसा दिया है। मतलब ऐसा जो तो, अब ये जो एक्स के पॉजिटिव में था उसने आपको बैंड, उसने आपने उसको क्या किया, बैंड कर दिया। अब ऐसे लेके आके आपने उसको ऐसे बैंड कर दिया, तब ये चीज यहाँ पे, ये चीज क्या होती है, यहाँ से चालू हो रही थी ना, और ये चीज यहाँ पे आने की जगह आपने बैंड कर दिया, इसको बाहर खींच के ऐसे कर दिया है, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे तार तार जोड़ा हुआ है। ये तार है, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे मोड़ कैसे दिया, ये तार होता है। ये तार ऐसे था, मतलब ऐसे पूरा एक तार था, उसने आपको साइड से ऐसे मोड़ दिया, ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, अब बाकी सब पूछ रहे हैं। ठीक है, अब तो दोनों के फ्लक्स जीरो, एक्स वाई में भी आ गए, वाई जेड में भी आ गए फ्लक्स। तो देखते हैं आगे ऑप्शन पढ़ते क्या है। Schneider's in YZ planes the magnitude of magnetic momentum now diminishes. हाँ, एक्स वाई में अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात देखते हैं। सिंपल से सोचते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग इतनी हाई फाई फिजिक्स नहीं चाहिए हमको, हम लोग एकदम सिंपल सिंपल सोचते हैं। पहले क्या था, 1+1 था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब वन दोनों परपेंडिकुलर है, तो वन का वन, 1² + 1² इंटू 2 cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ आएगा √3, दोनों प्लस हो रहे थे, यहाँ √3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा √2, यानी कि मैग्नीट्यूड डिक्रीज होएगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। अच्छा, फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है हमेशा, ठीक है। अब वाई जेड में है तो एक्स में आ जाएगा, लूप के परपेंडिकुलर में रहेगा। वाई जेड में था करंट तो एक्स में आ जाएगा, एक्स वाई में जो था वो घट गया, तो उसकी वजह से जो जेड डायरेक्शन में था वो घट गया, क्योंकि एक्स वाई में जो मैग्नेट लूप था अपने पास वो गिर गया, वो कम हो गया अपने पास, लूप आधा एरिया आपने घुमा ही दिया, तो जेड डायरेक्शन में घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना आपने को कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, मैं बोला नहीं, बहुत ही, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, टर्सोइड, जो भी बहुत सारी चीजें इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड मतलब अपना ये वाली चीज, ड्राइंग पे मजा, मतलब ये वाली चीज है। ठीक है, अब उस पे आपने एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भेजा, यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया। ठीक है, फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, वो सीधा सीधा चलते जाएगा, क्योंकि सोलेनॉइड में करंट ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, तबाह नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ ही है, यानी कि कुछ तबाह नहीं होने वाला। हाँ, अब एक्सीलरेटेड डिएक्सीलरेटेड वो देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं, ये नहीं होगा। फोर्स फोर्स कुछ भी नहीं होएगा, उसका तो सीधा सीधा भाग जाएगा, निकल जाएगा। अब बस उसमें चेंज क्या आ सकता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बीवी होता है, बी क्या कांस्टेंट, ठीक है, मतलब फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेट होएगा और बहुत तेजी से भाग जाएगा। पहले तेजी से भाग रहा था, बहुत तेजी से भाग के निकल जाएगा, कि फोर्स इक्वल टू बीवी उसके ऊपर लग रहा है। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सीलरेटेड ऑल द टाइम, ओके ओके फाइन। मैं बोला ना बहुत कॉन्सेप्ट, हाँ थोड़ा ड्राइंग पे
अच्छा, यहाँ पे अपने पास ड्राइंग का ऑप्शन है। अच्छा हाँ, यहाँ पे अपने पास ड्राइंग का ऑप्शन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो जा। ओके, खाली है ऑप्शंस। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग खाली ऐसे एक, ये है सर्कल और एक सर्कल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने सोलेनोइड घुमा के रखा है, इसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, पहले सोलेनोइड क्या था, एकदम सीधा था। आपने उसको मोड़ दिया, आगे पीछे को जोड़ दिया। ठीक है, बचपन में हम लोग ऐसे नहीं करते थे, क्या सीधा सीधा रस्सी होता था, हम लोग घुमा के उसको जोड़ देते, चूड़ी जैसा बना देते थे। वही उसको ही बोलते, क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोट्रॉन। ठीक है। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर अंदर एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, स्पीड अप बिकॉज डी इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नो। और इसमें आएगा वेक्टर वाला क्वांटिटी, आपके अलोंग द होना चाहिए। स्पीड अप इन ए डी स्लोज डाउन विथ इन ए डी, स्पीड अप बिटवीन द डी। अंदर तो कुछ भी नहीं होएगा, अंदर तो कुछ होने से रहा, मतलब उन दो के बीच, बिटवीन द डीज में कुछ होएगा, विथ इन द डी, डी के भीतर आने से कुछ नहीं होएगा। या दिस इज द ऑप्शन। दो डी के बीच में, डी मतलब दो सर्कल के बीच में, दो सर्कल के बीच में, दो सर्कल के बीच में जो गैप था। अच्छा, ऐसे। ओके, ऐसे आएगा क्या डायग्राम? ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, अब इन दो सर्कल के बीच में जो जगह थी, अब इनके बीच में जो जगह थी, यहाँ पे जो सोलेनोइड था, यहाँ पे तो बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। यहाँ अंदर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं होएगा। यही था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। A circular loop of magnetic field M is an arbitrary or arbitrary orientation in external magnetic field. We worked on to rotate the loop at 30 degrees. अच्छा, ठीक है। मैग्नेटिक परपेंडिकुलर आपने उसको वर्क डन, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है फोर्स। ठीक है, समझते क्या हो रहा है। ऐसा था, फोर्स आपको बाहर की तरफ लग रहा है। अब आपने इसको 30 डिग्री घुमा दिया ऐसे, तो क्या होएगा? अच्छा, थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचे हम लोग इसमें। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलोंग डॉट प्रोडक्ट होता है वर्ड, वर्ड अपने पास। थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचते हैं, किसी को बताना। वर्ड क्या होता है अपने पास? डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस का कंपोनेंट आता है। एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। यानी कि कुछ भी होएगा तो एंगल आएगा 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री तो आएगा। कोस 30 डिग्री हाफ है। कौन सा ऑप्शन में हाफ दिख रहा है? सी ऑप्शन में, क्योंकि अगर बी ऑप्शन होता तो cos 30 डिग्री से cos 30 डिग्री कितना था? √3/2। कौन सा ऑप्शन में √3/2 थी? बी ऑप्शन। अगर वो वर्क, अगर डॉट, अच्छा चलिए ये तो डॉट प्रोडक्ट, अगर सेम क्वेश्चन होता जिसमें कोई कोस प्रोडक्ट होता तो क्या आता? sin 30 डिग्री आता। sin 30 डिग्री आता तो हाफ। ऑप्शन कौन सा है? सी। तो हम लोग इतने इंटेलिजेंट सोच सकते हैं बिना सॉल्व किए, बिना कलम पेपर उठाए हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं इंटेलिजेंटली अगर सोचे तो हम लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, हम लोग जेई मेंस में यूज कर सकते हैं इसको। और जेई एडवांस में यूज करने में सोचना भी नहीं, क्योंकि वो हम लोग से डेट शान है, उसमें हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वहां कुछ ना कुछ फंसा देगा। और इतना इजी देखेंगे भी नहीं जेई एडवांस में ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है कि √3/2 cos 30 डिग्री आने वाला है। एक ही ऑप्शन बचा है, कोई फायदा नहीं सॉल्व करके, √3/2 के साथ चले जाना अपने को। टाइम भी बचेगा और दिमाग का कम यूटिलाइजेशन होगा। द गायरोमैग्नेटिक रेशियो of an electron in H atom according to the Bohr model. ओके, नहीं 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 नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिबिलिटी नहीं, ये सब कहाँ भाई? नेगेटिव पॉजिटिव इंक्रीजेस विथ क्वांटम नंबर n, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विथ क्वांटम नंबर n। बाबू, तो बोहर मॉडल है ये, तो वही है जो n वाला फॉर्मूला देके आए थे अपने पास, कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने स्टेबल स्टेबल ऑर्बिट्स में रहते हैं। वही फॉर्मूला था इनका। स्टेबल बनता कैसे है? E = B करके। ठीक है, कंसीडर वायर कैरिंग स्टेडी करंट। स्टेडी करंट एक वायर है, ठीक है, वायर कैरिंग स्टेडी करंट I। वायर है,
करंट चल रहा है उसमें आई, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू यहाँ पे बी चल रहा है, आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी की तरफ ई होएगा, ई की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, ठीक है। कंसीडर चार्जेस इनसाइड द वायर, इट इज नॉट द मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क, या it is implies that the motion of charges inside the conductor is unaffected by B since they do not absorb energy. No, 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 no. रुक जाओ, ऐसा कैसे? Consider wire करंट स्टेडी करंट आई है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर लेंथ है, कंसीडर चार्जेस इनसाइड द वायर, इट इज नॉट द मैग्नेटिक फोर्सेस डज नॉट वर्क, व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भाई साहब ने उसको बैलेंस किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नहीं लगना और बैलेंस करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। Motion of charges inside the conductor is unaffected by B since they do not absorb energy in the edge. Since charges inside the wire move to the surface as a result of B possible. If the wire moves under the influence of B, no work done is done. हाँ, no work done by B तो कभी हमेशा में जीरो ही होएगा। Work moves under the influence of B, no work done is by the magnetic force on the ions. Yep, ये भी सही है, इसमें C भी सही है, D भी सही है और B भी सही है, ठीक है। Two identical current carrying coaxial loops, current carrying I in an opposite sense, ठीक है, समझते हैं। अच्छा, इसमें ड्राइंग बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चन को आप टारगेट कर रहे हो तो ड्राइंग आनी चाहिए अपने को। ड्राइंग मतलब समझ में आना चाहिए, उसका फोटो में हम लोग रिप्रेजेंट कर सके क्या घटना चल रही है। ड्राइंग तो ऐसे भी आप लोग इतने साथ में, ड्राइंग तो मेरी ऐसे भी गंदी है, ठीक है, मतलब फोटो ड्रॉ करना आना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या चल रहा है। टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कोएक्सियल लूप्स है, ठीक है, कोएक्सियल मतलब एक्सिस, एक्सिस सेम है, ठीक है, एक्सिस सेम कर दिया हम दोनों ने, दोनों का, ठीक है। कैरिंग करंट आई इन ऑपोजिट सेंस, ये आई में यहाँ आई यहाँ जा रहा है, यहाँ आई यहाँ जा रहा है, ठीक है। कॉलिंग द लूप एस सी, a simple Amperian loop passes through both of them. Okay. Passes through both. एक तो एम्पीरियन है तो इंटीग्रेशन बीडीएल यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होएगा, किंतु वो जीरो नहीं होएगा क्योंकि अच्छा आई का डायरेक्शन कंसीडर होएगा, यू नॉट इंटू आई वेक्टर होता है उसमें एम्पियर में, तो जीरो होएगा। The value of is independent of the sense of C. Okay, there may be a point on C or B and D are perpendicular. B vanishes everywhere on C. चलो तीनों, ओके, ये देखो, ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आई वेक्टर के साथ इन्फ्लुएंस होएगा, लेकिन देखो चारों ऑप्शन क्या ही बोल रहे हैं, चारों ऑप्शन बोल रहे हैं नहीं नहीं आप गलत हो, यहाँ पे आई के साथ नहीं खेलना, यहाँ पे आई वेक्टर नहीं है, आई सिंपल आई है, क्योंकि इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी अगर होता तभी तो ये होएगा, तभी देयर में भी पॉइंट ऑन सी और बी एंड डी इज परपेंडिकुलर, ये होएगा। बी वेनिसेस एवरीवेयर ऑन सी, ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन होंगे, ठीक है। ए क्यूबिकल रीजन ऑफ स्पेस इज फिल्ड विद सम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझते हैं क्या हो रहा है। इसकी सबसे पहले ड्राइंग करते क्या होता है ड्राइंग में, एक क्यूबिकल रीजन है ऑफ स्पेस इज फिल्ड विद सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूब टाइप से एक है, क्यूब 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 थोड़ा सा क्यूब, कहीं क्यूब बन जाए, क्यूबॉइड मतलब क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, मान लेते हैं क्यूब है, विद सम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द क्यूब अक्रॉस वन ऑफ इट्स, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर किया, वी से पॉजिटिव एंट्रेंस, ओके, पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन का उल्टा भाई, यहाँ से ई प्लस घुसे हैं, यहाँ पे यहाँ से ई माइनस घुसे हैं, दोनों वी से घुसे हैं, एट दिस इंस्टेंट क्या हो रहा है, अच्छा दोनों के पास कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो दोनों के ऊपर आगे से एक से फोर्स लग रहा है, या दोनों आइडेंटिकल है, एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, ई इंटू कैपिटल ई, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने पास Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अपने पास, B इंटू वी होता है। अब देखो इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें दोनों वेक्टर क्वांटिटी और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो फिर इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और Q का इफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें तो ये बदल जाएगा और इसमें डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन है, तो ये प्लस वी है ये माइनस वी है, दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड वाइज सेम लगेगा, नॉन डायरेक्शनल वाइज माइट नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, और पर्टिकुलर गेन से सब सही है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है तो सब सही। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड बाय बी, या मोशन ऑफ सेंटर वाइज एक्चुअली में, क्योंकि वो घुमाता है ना उसको, फिर गलत हो जाएगा। A charge particle will continue to move with constant velocity in a region, constant velocity है। ठीक है, एक wherein, अच्छा यहाँ पे एक है वुड, अगर ई जीरो बी जीरो फोर्स ही नहीं लग रहा, ये तो ऑब्वियसली बचपन से जग जाहिर है। अगर ई है और बी है, बी वाला में परपेंडिकुलर में लगाएगा, ई वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमना है ना अपने को, वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो यानी कि दोनों जीरो तो कर दिया वो ठीक है। एक और तरीका होता है जब दोनों नॉन जीरो हो, वो भी एक तरीका है जब इन दोनों के कंपोनेंट क्लियर हो। अब यहाँ पे लिखा है वुड, विल की तरफ वुड, विल की तरफ मस्ट नहीं है, मस्ट से इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, वही दूसरे में लेना चाहिए। जब ई नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तब दोनों हो, तभी एक केस बनता है जब वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। जब काटेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जब नेट फोर्स वो दोनों एक दूसरे का जीरो कर देंगे, तो वो भी एक केस है। यहाँ पे वुड है तो वो केस मैंने डिस्कस किया, अगर वुड की जगह यहाँ शुड होता तो इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो ले लेना अपने को, ठीक है, क्योंकि बेस्ट फिट वही है, ई इक्वल टू जीरो, बेस्ट बी इक्वल टू जीरो। वो एक स्पेशल केस है जब ई भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो है, जब दोनों को कैंसिल हो रहा है तो। ठीक है, वेरीफाई द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ टी इनवर्स है, ठीक है, ई इंटू बी क्या है, फोर्स, ठीक है, क्यू इंटू बी आ गया, इसको हटाओ, हम लोग यहाँ से हम लोग टेक्स्ट लेके आते हैं, समझना क्या हुआ। फ्रीक्वेंसी ई बी डिवाइडेड बाई एफ, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है सबसे पहले, सेकेंड इनवर्स, ये चाहिए अपने को साइड में, ठीक है। और ऊपर क्या आपको फोर्स दिख रहा है ये बताइए मुझे बस, फोर्स की झलक आ रही है, कैसे आ रही है, फोर्स इक्वल टू बी इंटू वी, फोर्स डिवाइड बाई पी एम, चार्ज इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई वी एम, ठीक है। क्या कैंसिल होते हैं हमको दिख रहा है, फोर्स क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नीचे क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये क्या लेके आ गया अपने पास, केजी लेके आ गया, बचा क्या, क्या बचा, सेकेंड की यस माइनस वन बचा, यहाँ पे क्या बचा इसमें, मतलब सेम है दोनों, फाइव टी इनवर्स है दोनों का, मतलब so the force does not work to be a velocity independent force, so that a force that does not work must be a velocity independent force, force that does not do work क्या होता है, F into distance, work क्या होता है सबसे पहले, force into distance, force that does not work, या तो दोनों जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, यानी दोनों पैरेलल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, क्योंकि cos 90 जीरो होती है, ठीक है, या तो दोनों परपेंडिकुलर हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो या फोर्स जीरो, या ठीक है,
What that does not work must be a velocity dependent force. सही है ना? अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट है फोर्स, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर होना ही, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे कॉस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the magnetic force depends on V, which depends on the inertial frame of reference. Thus, did magnetic force differ from inertial frame of reference? Is it reasonable that net acceleration has a different value in the different frame of reference? Magnetic force depends on V, which depends on initial frame of reference. Force F depends on V. ठीक है, which depends on initial frame of reference velocity, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, is it reasonable that net acceleration has a different value in different? या तो does the magnitude, इसका आंसर है नहीं, नेक्स्ट वाले का आंसर है यस। कारण बिकॉज दोनों क्या है, फोर्स वो वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए अपने को, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो खाली डायरेक्शन चेंज करने में काम आते हैं। तो अपने को डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, अपने को खाली क्वांटिटी चाहिए ना। नीचे वाले में अपने को डायरेक्शन भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, तो अपने को इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी पता चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए साइक्लोट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी RF में डबल, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, तो ज्यादा तेजी से घूमेगा। साइक्लोट्रॉन में तो ऐसे ही वो लुप्त था, ये था साइक्लोट्रॉन अपने पास, यहाँ पे वो घूम रहा था, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या होएगा, ज्यादा तेजी से घूमेगा, ठीक है। और कितनी देरी से घूमेगा, डबल किया आपने फ्रीक्वेंसी तो वो 4 गुना होएगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ठीक है, हम लोग अगर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है, 2 लॉन्ग वायर है I1 I2 I arrange as shown in the figure this one. The one carrying current I1 is along the axis. 2 लॉन्ग वायर है, I1 है, I2 कैरी कर रहे हैं, ठीक है। वन कैरिंग करंट I1 is along the axis is the other carrying current I2 is along a parallel line. The y-axis given by x equal to 0, ठीक है। दोनों I1 I2 घूम रहा करंट, the one carrying I1 is along axis, यहाँ पे दूसरा वाला पहले तो y एक्सिस है, ओके। इसके वजह से एक तो पहले इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको लगेगा कितना, B इंटू आई। कहाँ लगेगा, I यहाँ जा रहा है, B यहाँ है, इसको बाहर खींचेगा। अपने को किस पे निकालना है, O2 पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक फोर्स, अब यहाँ पे एक है, तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है, जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से ऐसे निकलेगा, वो तो एक एक्स एक्सिस में था ही, वो क्या होएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होएगा, किंतु अलोंग द प्लेन व्हिच इज लाइन, यानी कि जेड डायरेक्शन में उसको ऊपर कैसा लगेगा, ऊपर जेड डायरेक्शन लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, अलोंग वाई होंगे। अब उसके मैग्नेटिक फील्ड वाई और आई बराबर होंगे, तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर नेट डायरेक्शन होगा जेड और वाई के बीच में,
इस प्लेन में यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स होंगे, ठीक है। एक होगा उसके O1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, एक होगा O2 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पता है B इंटू आई होगा, और यहाँ पे O1 का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर का वो कर देना अपने को, ड्यू टू लाइन के क्यू बाई आर स्क्वायर तो था, है ना। हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने को, ठीक है। KI1I2/R² हो जाएगा, नेट फोर्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे की तरफ चले। A current carrying loop of three identical quarter circles of radius r lying is positive coordinates of this one. Okay, okay, okay. ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, कंसीडर थ्री आइडेंटिकल क्वार्टर सर्कल्स, ठीक है। क्वार्टर सर्कल्स है, ऑफ रेडियस r है, XY में एक है, यहाँ पे एक है। ओके, बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ऐसे, और एक ऐसे है। बाप रे बाप, इतना खतरनाक लूप है। यानी तीन ही डायरेक्शन में बी लगा देंगे वो, तीनों डायरेक्शन में बी है, तीनों डायरेक्शन में ये है, मस्त खेल रहे हैं बी, बीच का जीरो हो जाएगा। अब इसकी वजह से कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अलोंग एक्स डायरेक्शन में। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? XY वाले की वजह से जेड डायरेक्शन में। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहा हूँ कब से मैं, यहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक बी घूम रहा है, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ओके, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट द ओरिजिन, और द ओरिजिन तो जीरो हो गया क्योंकि सबके वजह से लग रहा है। अच्छा सॉरी, एट द ओरिजिन ही सबसे ज्यादा होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, एट द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सबसे ज्यादा होगा। उसमें लगेगा कैसे? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और हर एक का एरिया के साथ KQ/R होता है ना, तो यहाँ पे अपने पास एक चौथाई है, एक चौथाई है, और उसके बाद एक चौथाई है, तो डिवाइड/R होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा ऐसे, और इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इन दोनों का नेट जीरो तो नहीं होगा, तो चलो नेट जीरो ही हो गया। IK प्लस JK प्लस KK, हाँ वो कैसे जीरो है? तीनों डायरेक्शन लगा KQ/R, वो वाला इंटू आई, वो मतलब IK प्लस JK प्लस KK, तीनों डायरेक्शन में एक ही जैसा लगेगा, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज E एट मास m इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज E है, मास m है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है। कंस्ट्रक्ट द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज एंड क्वांटिटीज विद डायमेंशन। वाह 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 वाह, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सबसे पहले क्वांटिटी से डायमेंशन टाइम इनवर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों आएगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा, उनका जो रेशियो होगा वो सब आएगा, ठीक है। और क्वांटिटी टाइम इनवर्स तो डेफिनेटली देखो फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास। अब फ्रीक्वेंसी की जितनी भी सब्सिडरीज है, ओमेगा जो भी है, वो सब उसके डायमेंशन बदल देंगे, ठीक है। An electron center with velocity v naught I cap into a cubical region faces parallel to the coordinate space. Okay, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेंटर into cubical, ये थोड़ा सा अभी जस्ट किया नहीं था। चलो देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से घुस रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके, स्पाइरल है, डायरेक्शन स्पाइरल चल रही है उसकी, क्या किया जा सकता है? उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ये गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझते हैं, हम लोग सारे केसेस लेते हैं इसमें, ठीक। और ये आगे वाले काफी फॉर्मूलाज का रेफरेंस बनेगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान।
देखो गोल गोल घुमाना, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना डायरेक्शन तय करती है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड तो वी के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वी क्रॉस वी होता है अपने पास, वी था अपने पास इस डायरेक्शन में। तो अब बात आ गई मैग्नेटिक फील्ड, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। अब वो आगे क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बढ़ रहा है ये देखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगी तो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तभी तो एक्स वाई प्लेन में घूमेगा। देखो लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में घूमेगा, यानी कि फोर्स एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि वो खुद एक्स में है। तो एक्स को जेड लेंगे तभी तो वाई आएगा, तभी तो वाई डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब वो एक बात आ गई कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है, कांस्टेंट, वो आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड might be there, might not be there, but if electric field should not be in y direction, y should not be in z direction, it can be already be in x direction, and it won't be spherical, it will be helical if electric field is there, because if electric field is there, it means it will increase its size बढ़ते जाएगा। तो वो स्पाइरल का स्पाइरल का स्पेस सेम होना चाहिए, वो नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता, और होगा भी तो भी एक्स डायरेक्शन में होएगा। वो अगर एक्शन स्पाइरली बोलते हैं उसको, ठीक है। अब एक बात तो प्रैक्टिस श्योर है कि इस डायरेक्शन में बी होएगा, ठीक है, बी इस डायरेक्शन में होएगा, तो बी का डायरेक्शन पता चल गया और ई का डायरेक्शन भी अपने को पता चल गया। देखो अब हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, क्या पूछा क्या बोला मैंने, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, एक्स वाई में वो घूमना चालू किया है, यानी कि फोर्स कहाँ पे लगा? वाई में लगा है, क्योंकि एक्स में तो ऑलरेडी था, वाई में वो जा रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है? वाई में। जा रहा था एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो चार्ज चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की एक दिक्कत है कि वो परपेंडिकुलर होता है हर समय। एक्स करोगे वाई करोगे, बचा क्या? जेड, तो बी कहाँ लगेगा? जेड डायरेक्शन में। सिंपल एज दैट। अब इस बात को गांठ मान, इसके जैसे बहुत क्वेश्चन है आगे, ठीक है। टू मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द न्यूटन थर्ड वेरीफाई फॉर टू करंट एलिमेंट, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या वो फॉलो करते हैं? दो करंट एलिमेंट है DL1 इक्वल टू DLI, ठीक है। तो DL1 है, ओके ओके ओके, आई के पे ओरिजिन पे आपने ऐसे लगा दिया है, DL2 है DLJ के आपने आर पे लगा दिया, ठीक है। एक बात तो न्यूटन लॉ फॉलो होएगा, उस पर कोई भी शक नहीं है, क्योंकि न्यूटन लॉ को चैलेंज किया था खाली आइंस्टीन ने, जो एटॉमिक्स में जाएगा। तो जो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया था हम लोग सीधा हाँ भर सकते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने सीधा लगाया था, वो अभी एटम्स में जाके लगाया था, वो चैप्टर अभी तक पहुंचा नहीं है, या ये उसका रेंज ही नहीं है चैप्टर का, तो सीधा सीधा ये न्यूटन लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अब हम लोग समझते हैं मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है। वेरीफाई फॉर टू करंट एलिमेंट DL1 इक्वल टू DLI कैप लोकेटेड एट द ओरिजिन एंड DL2 इक्वल टू DLJ कैप लोकेटेड एट 0R0, बहुत कैरी करंट आई, बहुत सुंदर। दो करंट है, DL1 इक्वल टू DLI कैप, एक इधर चल रहा है करंट, DL2 इक्वल टू DLJ कैप, एक करंट इधर चल रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, बहुत प्यारा हो जाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा है? दोनों के जहां परपेंडिकुलर। ओके एक सेकंड बस होल्ड रखना, मैं इसको चार्ज पे, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग फिर से यहाँ पे चालू करते हैं। अब अपने पास क्या चल रहा है? मैग्नेटिक को अपने परपेंडिकुलरली लगा लिया है। अब अपने पास एक दिक्कत है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? एक यहाँ बाहर इस तरफ, वो तीनों हाथ अंगुली वाला लगाएंगे तो कहाँ आएगा? इसके ऊपर फोर्स आएगा इस तरफ, इसके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? इसके ऊपर ऐसे रहेगा, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ नेट फोर्स कितना रहा है? 0।
ठीक है, लेट सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों भागते ही जा रहे भागते ही जा रहे भागते ही जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही प्रूफ करना। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा? कहाँ? नीचे, इसके ऊपर नीचे लगेगा फोर्स। इसके ऊपर कहाँ लग रहा था? ऊपर। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ लगेगा फोर्स? कहाँ? ऊपर। तो नेट कितना हो रहा है? नेट फोर्स कितना हो रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ, नेट फोर्स कितना हो रहा है दोनों को मिला के? एफ नेट इक्वल टू जीरो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। गजब की बात। ठीक है, तो न्यूटन फोर्स लग रहा है अपना। और वो इंटेलिजेंट लेकर हम लोग सोचे तो वो सीधा ऐसे आइंस्टीन चैलेंज किया उसको, तो ऐसे तो न्यूटन फोर्स लगना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। A multi-range voltmeter can be constructed by using a galvanometer circuit as shown in figure 4.2. We want to construct a voltmeter that can measure 2 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है using a galvanometer of resistance thus shown and produce maximum protection. ठीक है, multi-range voltmeter can be constructed by using a galvanometer as shown in the figure. This one we want to construct a voltmeter that can measure 2 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। ठीक है, the songs conversations and the good selection and one from the island that have to be used. Okay, यानी कि जो उसके रेंज में आएगा जो वोल्ट मीटर, हम लोग उसी को ही लेंगे। ये तो ठीक है, देखते हैं। आई आर इक्वल टू कितना होगा? 1 मिली एम्पियर यानी 10 की पावर -3 इंटू 10 यानी कि 0.02 वोल्ट है। बहुत ही कम वोल्ट है ना। 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर -3। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। We want to construct a 2 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। ठीक है, अगर सिर्फ R1 यूज हो रहा है तो नेट करंट कितना होगा? करंट जा रहा है 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर -3 इंटू रेजिस्टेंस है 10, 10 की पावर -2। ठीक है, करंट है 10 की पावर -2। मेजर करना अपने को 2 वोल्ट, तो वी अपने पास 2 वोल्ट है। अपन क्या कर सकते हैं? सिर्फ रेजिस्टेंस वरी कर सकते हैं। फाइंड R1 R2 दैट हैव टू यूज, तो R1 कितना होना चाहिए? एक्चुअल में R1 को होना चाहिए 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। कितना होगा? 2 किलो ओम। R2 को होना चाहिए कितना? 20 है अपने पास। 20 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 कितना होगा? 20 किलो डिवाइड बाई 2 कर देंगे 10 किलो। R3 कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 करंट के कितना होगा? 200 किलो डिवाइड बाई 3 करेगा 67 किलो। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 25 ओम है। रेस्ट ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अनदर वायर पीक्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग पढ़े, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है 25 ओम, 25 एम्पीयर घूम रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ गए 4.24 पे। स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे 25 एम्पीयर घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे 25 एम्पीयर घूम रहा है, 25 एम्पीयर यहाँ पे घूम रहा है। अनदर वायर पीक्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर, यहाँ पे ये हेलो हेलो हेलो, वहां पे वो 1 मीटर 1 मीटर का ये है। ठीक है,
डायग्राम है, कैरी द सेम करंट बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, किंतु अपने को वही बोल देंगे कि टू हाइट। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले सोचते हैं कहाँ फोर्स लगेगा। यहाँ होएगा बी। मास कैरी द सेम करंट बट द अपोजिट वायर PQ is free to slide up and down. To what height PQ will rise. After that it will come back. ठीक है। डायग्राम, चलो मैंने वो ग्रेविटी वाला इग्नोर ही मार सकते हैं डायग्राम में। कितना ही फर्क पड़ेगा, 10⁻²⁵ ग्रेविटी वाला इग्नोर। ठीक है, अब देखते हैं। बी बीवी से निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ठीक है, अपने को बीवी से निकालना पड़ेगा। अपने पास बी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। ठीक है, 1 मीटर है। नेट फोर्स कितना लगेगा? बी आई, बी नॉट बी आई आ गया। नेक्स्ट नेट फोर्स जो लगना था बी नॉट बी इंटू बी क्रॉस आई जो था, क्रॉस 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 जो आई जो था, क्रॉस का सिंबल बी क्रॉस आई जो था, उसको उसके वजह से ऊपर जाएगा 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 जाएगा, फिर उसको फोर्स खींचेगा क्योंकि हम ऑपोजिट में चल रहे हैं। तो टू हाई एक एक डिस्टेंस से आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक की वजह से कितना लग रहा है? KQ/R²। ड्यू टू प्लेन लाइन क्या था? KQ/R² था, सॉरी KI फोर्स कितना उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया h², ये हो गया B इंटू आई, बी होगा इसकी वजह से बी नॉट इंटू I1 I2 दोनों का कितना सेम है क्या? आई, हाँ सेम करंट है, तो बी नॉट I² हो गया, यानी 25² यानी कि 625 हो गया। यहाँ पे इसको हटाया जाए, थोड़ा सा साफ सुथरा जगह में इसको लगाऊं मैं, इसको हटाओ, इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बी नॉट इंटू I² जो था 25 का 625 हो गया, डिवाइड बाई 625 हो गया यहाँ पे, हाँ डिवाइड बाई, हाँ तो बस इतना ही था। बी नॉट बी क्रॉस आई, हाँ यार, तो यहाँ पे के की जगह आई हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और इंटू लेंथ तो 1 मीटर है ही है, तो उसका कोई फर्क है नहीं। मास की वजह से mg की वजह से आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई m डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 25 के भाई, यहाँ पे h² आ गया। ठीक है, यहाँ को h को अपने को सॉल्व करना है, इक्वल टू इसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, हाफ के 25 तो यहाँ पे ऐसे ही चला गया, 10⁻³ तो 25 यहाँ पे, 25 से 25 गया, यहाँ से 25 गया था, पूरा ही खत्म। 10⁻³ को यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे, इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻2 बच गया, तो बच्चा क्या, के डिवाइडेड बाई बी नॉट इंटू 10⁻⁻2 जो बचा था इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, के इज 10⁻⁻9, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो ऐसे भी लिख के आने से ऑप्शन होगा कोई ना कोई हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एल पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.23, 100 मीटर रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD इन XY प्लेन इज यूज hung from this one। ठीक है, आर्म ऑफ बैलेंस दिस वन। ठीक है, a mass 500 ग्राम is added to other arm to balance। ओके, एक सेकंड बस यहाँ पे साफ कर देते हैं, इसको हटाओ, इसको तो एक सेकंड दिया, और इसको साफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है कर दिया। ठीक है, 4.23 100 मीटर रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। ठीक है, वहां पे आपने XY प्लेन में हंग फ्रॉम वन आर्म ऑफ द बैलेंस दिस वन। ठीक है, 500 ग्राम इज एडेड टू द अदर आर्म, बैलेंस द वेट ऑफ द कॉइल, करंट 4.9 आपने उससे घुसा दिया। ठीक है,
पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 वोल्ट, ठीक है। एक्टिंग इनवर्स इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई में एग्जैक्ट में कर रहा है। स्विच ऑन द ओनली ऑन सीरीज ऑन सेंट्रलाइजेशन, हाउ मच रजिस्टर मास में। ओह, नेट फोर्स इसमें तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखते हैं। अपने को एडिशनल मास निकालना है। मास से क्या आएगा, फोर्स आएगा, mg लगेगा। या अपने को कुछ भी करके नेट फोर्स निकालना है तो एक्स्ट्रा उस पर लग रहा है। नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। नेट फोर्स निकालना अपने को इसके ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, एक खुद के मास की वजह से फोर्स लग रहा है। बस ये दो ही फोर्स लग रहे हैं। उतना यहाँ पे 500 ग्राम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके 500 ग्राम के बाद और कितना ऐड करना है, यानी 500 ग्राम यानी कि 5 न्यूटन तो फोर्स ऑलरेडी इस तरफ लग रहा है। अब इधर और फोर्स कितना चाहिए, तो अपना आंसर क्या आएगा। सबसे पहले 5 न्यूटन जो बड़ा वाला होगा, BI/BI1I2/R², वही था ना, I1I2/R², यानी नेट एरिया इनक्लोज बी क्रॉस आई था वो उसका। -5 न्यूटन ऑलरेडी लग रहा है, इतना फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। अब ये जीरो नहीं है, डिवाइड, अब इतना डिवाइड बाई जी कर देना, इतना नेट फोर्स बच रहा है अपना, इतना नेट फोर्स अपना बच रहा है। एफ नेट ये है, डिवाइड बाई जी कर दिया, इतना एडिशनल अपने को आंसर निकालना है। अब बी क्रॉस, अब मैग्नेटिक निकालना, बी अपना को पता है ये बी नॉट आई इंटू एरिया, ठीक है। एरिया पता है अपने को, एरिया बताया है, एरिया नहीं बताया तो कुछ ना कुछ, हाँ 4.9 ग्राम तो अच्छा आई दे दिया अपने को। बी नॉट अपने को पता ही है कितना, मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट इंटू 4.9 कहाँ गया, 4.9 -5 डिवाइड बाई जी, जी अपने को दस डाल देना, बस हो गया। इतना इजी क्वेश्चन, दिखने में बड़ा था क्वेश्चन लेकिन ये था बहुत इजी। इस तरह के भी जेई मेंस भ्रम डालने वाले क्वेश्चन रहेंगे। जेई एडवांस वाले इस प्रकार की चालाकी नहीं करते, वो सीधा सीधा पूछ लेंगे, किंतु ये क्वेश्चन बहुत बड़ा वाला था। अच्छा, इसमें एक बहुत प्यारी बात, एक 100 टन जो हम लोग मिस कर देते, मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर देना उस फोर्स को, ये 100 टन से 100 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होएगी। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 से भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ, वही एरिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स की थी। तो हम लोग कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसको। 4.23 तक आज हम लोग ने कवर किया है। आई होप यू हैव लाइक द सेशन, यू हैव लर्न समथिंग न्यू, एंड वी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो मच पेशेंटली। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।